आप सबको मेरा सादर जोहार और साथ ही साथ ग्राम देवता को मेरा सादर प्रणाम नमन। देखिए विश्व आदिवासी दिवस जो हम लोग आज मनाने जा रहे हैं, जिस समाज में मेरे माता पिता खुद अनपढ़ थे और अभी भी वो एक कक्षा भी नहीं पढ़े, लेकिन उन्होंने एक संकल्प लिया कि मेरे बच्चे को आगे बढ़ाना है और उन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए बाहर भेजा। मेरे गांव के कम से कम 200 गांव में 190 ऐसे घर थे जिन्होंने ये कहा कि ये बच्चा बाहर जाके बिगड़ जाएगा, जैसे कि अक्सर हम लोग भी आज कहते हैं। तो इस सोच को आपको सबसे पहले बाहर रखना होगा। आज मैं युवाओं को अपने साथ में लेके आया हूँ, मेरे साथ में युवतियां भी हैं, युवक भी हैं। क्यों लेके आया? मैं चाहता तो कोई दादाजी को साथ में बैठा के ले आता, लेकिन मैं इसलिए उनको लेके आया कि आप देखो आज की युवाओं की भीड़ ज्यादा है। मोदी जी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखते हैं, कहते हैं कि मुझे गर्व है इस देश पर जहाँ 65% युवा हैं, पर मुझे चिंता है इस विषय का कि 65% युवा हमारे देश के क्या कर रहे हैं। वही वह जो इस देश का भविष्य तय करने वाले हैं, उनके लिए न तो शिक्षा की सही व्यवस्था है, न उनके लिए रोजगार की व्यवस्था है, न उनके लिए स्वरोजगार की व्यवस्था है। कुल मिला के उनके साथ सिर्फ और सिर्फ छलावा हो रहा है। उनको इस्तेमाल किया जाता है धर्म के नाम पर, इस्तेमाल किया जाता है जाति के नाम पर, इतिहास उनको इस्तेमाल किया जाता है राजनीति के नाम पर। तो कुल मिला के कहना यह है कि हम सब युवा एक वोट बैंक बन के रह गए हैं। तो मेरा गुजारिश है उन युवाओं से कि आप लोग आगे आइए, एक एक तिनका से एक छोटा सा आप घर बना सकते हैं। ठीक इसी तरीके से बूंद बूंद से जब घड़ा भर सकता है, तो हम आदिवासी समाज के लोग अगर एक गांव से 2 ऐसे बच्चों को तैयार कर लें जो उस गांव की दशा और दिशा दोनों को बदलने में अपनी एक विशेष भूमिका निभा सकें, तो मुझे लगता है हम सभी आदिवासी समाज जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमारा इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि हमारे अंदर खूबियाँ बहुत है, हम नृत्य बहुत अच्छा करते हैं, गाते बहुत अच्छे हैं, काफी सारी चीजें हमको याद रहती हैं और इसलिए हमारी मौखिक और वाचिक परंपरा रही है। हम लोग जड़ी बूटियों का बहुत अच्छे जानकार लोग हैं। हम लोग बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आग का आविष्कार किया, जिन्होंने पत्थर से बड़े बड़े हथियार बनाए, मिट्टी से बर्तन बनाए और साथ ही साथ बड़े बड़े औजार के साथ हमने एक हल बनाया, हल से खेतों की जुताई की। बाहर आवागमन के लिए हमने एक बैलगाड़ी भी तैयार कर लिया, उसके चक्के बना लिए, जो कि विज्ञान का एक बहुत बड़ा आविष्कार है। याद रखिए, आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो एक पेन का जिन्होंने निर्माण किया उसको आविष्कारक का नाम दे दिया जाता है, एक साइकिल बनाने वाले को आविष्कारक का नाम दे दिया जाता है, एक सुई बनाने वाले को आविष्कारक का नाम दिया जाता है। और हम आदिवासी लोग जो इतने वैज्ञानिक दृष्टियों से हर एक चीज में वैज्ञानिक हैं, उन्हें पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा का नाम दिया जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, आप थोड़ा सा इतिहास में जाइए, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा इतिहास। थोड़ा सा आप गणित लगाइए, हर कोई गणित लगा सकता है, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। शुरुआत करता हूं मैं देश की आजादी के पहले की बात। आप पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में हमारे बीच में आई, सबको मालूम है। अभी 15 अगस्त आएगा, सब लोग अंग्रेजों को गाली दोगे आप लोग। हर एक स्कूल में, कॉलेज में सब लोग भाषण देंगे और उसको बुरा भला करेंगे, पर सच्चाई यहीं पे देखिए उल्टा। 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो सोचिए अंग्रेजों ने 16,000 सैनिकों के मदद से, देश की आबादी थी उस समय 30 करोड़, और ये बात मैं कह रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा सुमित्रा नंदन पंत की जो कविता है भारत माता, कॉलेज के कोर्स में मिल जाएगा। 1940 में कविता लिखा, 30 करोड़ आबादी थी और उसमें कहा गया कि भारत माता ग्रामवासिनी। भारत माता कहाँ रहती है? गांव में रहती है। ठीक है, तो गांव में जब रहती है तो हम सब भारत माता की संतान हो गए, वो लिखने वाले कवि के आधार पर। अब याद रखिए 30 करोड़ आबादी, 16,000 जनसंख्या, सैनिकों, 16,000 सैनिकों ने हमें गुलाम बना लिया। क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? मैं आप लोगों से पूछता हूं।
मैं प्राध्यापक इसलिए बना क्योंकि मैं तथ्यों को जानना चाहता था कि जितने बड़े बड़े पुराण लिखे गए, बड़े बड़े पुस्तकें लिखी गई, वो हमारे वर्ग के लोगों ने क्यों नहीं लिखा। हमारे बारे में हमारा वर्ग का व्यक्ति नहीं लिखता है, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय या कोई वैश्य लिखता है। अब जब वो लिखेगा तो क्या वो 100% सही होगा? नहीं होगा। और हम लोग उसी को पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं। हमारा एक छोटा सा बच्चा आज पढ़ता है जनजातीय व्यवहार समाज शास्त्र में 8वीं कक्षा में, और वो पढ़ता है कि गौण समुदाय में वनु परंपरा कौन कौन सी है, और वो रटता है उन चीजों को। मुझे बहुत दुख होता है। जो चीज तुम्हारे घर में, परिवार में तुम शुरू से लेकर अंत तक अपने बुजुर्गों के साथ रहकर कर रहे हो, क्या तुम्हें उससे रटने की जरूरत है? एक बार याद करो आप दिन में क्या करते हो। आपके देवी देवताओं के नाम लिखिए, जाति प्रमाण पत्र का जब सत्यापन होता है तो उसमें नाम पूछा जाता है, आपके द्वारा गलत प्रविष्टि भर दी जाती है। नतीजा क्या होता है? आपका प्रमाण पत्र नहीं बन पाता। और मैं इस बात को इसलिए जान रहा हूं क्योंकि इस जिले के सत्यापन समिति में 3 राजपत्रित अधिकारी होते हैं, 2 एडिशनल कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर उसमें मेंबर हैं, और तीसरे नंबर पर मैं खुद उसमें मेंबर हूं जो एकेडमिक लाइन से। और इसलिए इस बात को मैं भली भांति जानता हूं। बहुत सारे मेरे बच्चे आते हैं, जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है। क्यों नहीं बना बेटा? मेरा मिसल रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। ठीक, कोई बात नहीं। क्या कोई और तरीका है? बिल्कुल है। ग्राम पंचायत से बकायदा आप एक पंचनामा तैयार कराइए, गांव के पंच लिख के देंगे कि ये इस पुराना जाति का है और उस आधार पर उसका बनना है। पर क्या बन पाता है? नहीं बन पाता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, वो आदिवासी वर्ग के नहीं हैं, या तो सामान्य वर्ग के हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, लेकिन उनका प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति और जनजाति का है। कमाल की बात। अब बताइए आप क्या करें? हम यहाँ हक की बात करते हैं। क्या हक है? न्यायिक पालिका ये कहती है कि आप 100 सीटों में 50 सीटों को ही आप भर सकते हो, 50 सीटें खाली रखनी पड़ेंगी। क्यों खाली रखनी पड़ेगी? जब हमारी पूरी आबादी 100 लोगों की है, 15% दूसरे वर्ग के हैं, बाकी SC ST OBC के हैं, तो 85% बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? पर नहीं, 50 हमारे खाते में पहले रहेगा, इसमें से आपको 50 बांटा जाएगा, और हम मान लेते हैं। क्यों विरोध नहीं करना चाहिए? वो ये कहते हैं कि आपको आरक्षण मिला है। आरक्षण किस आधार पर मिला है? आपको आपके सामाजिक पिछड़ेपन और शैक्षणिक पिछड़ेपन के चलते आपको आरक्षण मिला है। अभी EWS आरक्षण 10% बिना किसी नौटंकी के, बिना किसी हो हल्ला के अचानक से एक दिन में पारित हो गया। कारण क्या बताया गया कि भाई इसमें SC ST OBC क्यों शामिल नहीं है? तो कहा गया कि ये आरक्षण आर्थिक आधार पर है। आप लोगों को ऑलरेडी क्या हो चुका है? आरक्षण मिल चुका है सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर, और इनको जो आरक्षण मिला है वो मिला है आर्थिक आधार पर। तो सवाल उठा कि क्या इसमें SC ST OBC शामिल हो सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल। तो उन्होंने कहा नहीं हो सकते क्योंकि उनको ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल रहा है। तो मेरे को बताइए, जो रिजर्वेशन SC ST OBC को मिल रहा है सामाजिक और आपके शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर, उसमें से ओपन सीट रहती है कि नहीं रहती? रहती है ना? तो वो सीटें ऑलरेडी वहां पर मिल रहा है, फिर आपने उनके लिए क्यों EWS बनाया? पर कोई सवाल करने वाले नहीं है। हमारे लोग ऐसे हैं जो कह दो तो मान जाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपके हक को अगर कोई खा रहा है और आप उनको अगर खाने दे रहे हो, तो इसमें खाने वाले की ही गलती नहीं है, हम खाने देने वालों को भी गलती है जो अपनी बात नहीं रखते। हमको विरोध करने की जरूरत है। आज देख लीजिए, हमारे लोग जो 35 साल 36 साल तक नौकरी कर रहे हैं, कई लोग एक प्रमोशन नहीं पाए, खासतौर से हमारे विभाग में जहां हम, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। लोग कहते हैं कि तुम शैक्षणिक आधार पर आके आओ, संपन्न होके नहीं हो सकते। कहने का अर्थ है कि आज अगर हम पढ़ लिख रहे हैं तो पढ़ने के संख्या ये कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है कि आपको नौकरी करना है। पढ़ाई का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपको अपने पैर पे खड़ा होना है, चाहे आप रोजगार करिए, चाहे स्वरोजगार करिए, चाहे आप कोई सा भी व्यवसाय करिए। तो हमारे बच्चों को आज जरूरत है कि किसी भी क्षेत्र में हो। अच्छा लगा मुझे, हमारे कुछ साथी आज YouTube चैनल में कोई अपने तरीके से काम कर रहे हैं।
बहुत सारे बच्चे, खासतौर से बताऊं, एक भारत बैगा हमारे बीच में IIT के लिए जब चयन हुआ था, वो बेचारा गया जिला प्रशासन के पास, उद्योग व्यापार के पास, कहा कि भाई मुझे आप लोन दे दीजिए, मैं अपना IIT की कोर्स पूरा करना चाहता हूँ। इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटी वहां पे दिया गया कि ये क्लियर कर दिया गया कि तुमको नहीं मिल पाएगा। कर्मचारी संगठन ने पूरा पैसा उनके लिए खोजा, 50,000 उनको 2 दिन में संगठित करके दिया। और बच्चा जब वहां से एडमिशन आ गया, लेके आया, तो सबसे पहले उनको जिला प्रशासन वाले बुलाए और उनके साथ फोटो खिंचाए। अगले दिन पेपर में आया, इस आदिवासी बालक की सहायता की जिला प्रशासन। ये सच्चाई। आप कुछ भी करिए, अच्छा होगा तो दूसरे के लिए अच्छा होगा, हमारे लिए बुरा होगा। तो हम लोग कहाँ पे पिछड़ रहे हैं? आपको अपने समाज को आगे लाने के लिए हर एक क्षेत्रों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, हर एक चीजों में, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो, चाहे न्यायिक प्रशासन हो, हर विभाग में आपको जाना होगा। हमारे कितने बच्चे हैं जो वकील बनना चाहते हैं? आदिवासी लोग लड़ाई झगड़ा से हम लोग दूर रहते हैं, हमको नहीं जाना, उसमें खराब चीज है। राजनीति में भी हम नहीं आना चाहते क्योंकि ये भी बेकार चीज है। इंडस्ट्री हम खोल नहीं सकते, मालिक बन नहीं सकते, ये भी खराब चीज है। तो अच्छा चीज क्या है? अच्छा चीज यही है कि हम दूसरे का रोजी मजदूरी करेंगे, उनके यहाँ गुलामी करेंगे। बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे, हमारे बड़े बड़े अधिकारी, IAS लेवल के अधिकारी को मैंने देखा है, वो एक जो बाबू रहता है ना, उसके पीछे में खड़ा होता है, लेना मोर जगह नहीं बोल देवे का हो, मोर जगह तय दस्तखत कर दे का हो, मोर जगह तय मीटिंग में चल देवे का हो। यही सबसे बड़ी गलती। हम लोग अपनी ऊंची पद में रहने के बावजूद अपने उत्तरदायित्व का हम लोग निर्वहन नहीं करते। आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सारे स्कूल में, कॉलेज में आप चले जाइए, बहुत सारे जगह में, जनपद, जिला पंचायत में चल दीजिए, हमारे जो मुखिया रहते हैं वो अपने पीछे जो कम नीचे पद वाले लोग हैं उनके इशारे पे काम करते हैं। ये सच्चाई है और इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। कब तक डरोगे? जब तक आप डरोगे आपको हर कोई डराएगा। तो आज जरूरत है कि आप लोग ये जो कार्यक्रम करते हैं, इस कार्यक्रम में भी युवाओं को आप पूरी भागीदारी दीजिए, बुजुर्गों को भी पूरी भागीदारी दीजिए, उनके अनुभव का लाभ लीजिए, माताओं को, बहनों को भी उसमें शामिल करिए। और ये कार्यक्रम ऐसा हो कि उनको जिम्मेदारी का एहसास हो कि आज हमको अपने समाज के लिए कुछ करना है। जिस दिन ये जज्बा हमारे बीच में आएगा, हम लोग काफी आगे आएंगे। अच्छा लगता है जब हमारे लोग खेलकूद में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, पढ़ाई लिखाई में, सब में आगे जा सकते हैं, लेकिन एक लीडरशिप क्वालिटी नहीं होने के चलते उनको आगे लाने वाले कोई नहीं मिलते हैं, रास्ता दिखाने वाले नहीं मिलते हैं, इसलिए हम लोग पीछे चले जाते हैं। हर जगह मैंने देखा है, हमारे बहुत सारे बच्चे MBBS बन सकते हैं और कोई बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं है MBBS का। एक बार नीट एग्जाम निकल गया, आप जाइए, आपको मुश्किल से 50,000 का खर्चा देना पड़ेगा, पर हर महीने आपको 12,000 से 15,000 की स्टाइपेंड मिलेगी। जैसे ही आपका PG कंप्लीट होगा, UG कंप्लीट होगा, आपको स्टाइपेंड अलग से इंटर्नशिप पे मिलेगा। अगर बच्चा कॉमर्स का है, अगर बच्चा आर्ट्स का है, अगर बच्चा मैथ्स का है, तो वो 10वीं के बाद जब 11वीं 12वीं पढ़ता है, सीधा सिटी में चला जाए, वो ट्यूशन पढ़ा के अपनी पढ़ाई कर सकता है, लेकिन जज्बा होनी चाहिए। कितने बच्चे हैं हमारे ऐसा जो कर सकते हैं? ग्रेजुएशन के बाद चाहे बच्चा BA हो, BCom हो, BSc हो, वो पूरा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करे, SSC की तैयारी करे, रेलवे की तैयारी करे, बैंकिंग की तैयारी करे, UPSC और PSC की तैयारी करे, क्यों नहीं बनेगा? वो बन सकता है, कहीं तो कोई जगह होगा। तो हम लोग अपने बच्चों को तो पढ़ाएं, साथ में उसको सूचना तकनीक का सही इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। कोरोना काल से हमने देखा बहुत सारे बच्चों को हमने मोबाइल में का शौक तो पाल लिया, उनके हाथ में मोबाइल दे दिया, पर मोबाइल पे वो क्या कर रहा है कभी नहीं देखे। कारण क्या हुआ? आधे से ज्यादा बच्चे आज हमारे सोशल मीडिया में रील्स के शिकार हो गए। काम क्या करते हैं? पढ़ा लिखाई भाड़ में जाए, रील्स बनाना है। आज नदी में नाचना है, कल झरना में नाचना है, कल रोड पे बैठना है, कल सुपर माल में। तो नॉलेज अच्छा चीज है, लेकिन बशर्ते आप उसको इस्तेमाल सही जगह पे करिए। आज का जमाना जो AI का है, चैट GPT का है, इतने अच्छे अच्छे जानकारी आपको वहां से गूगल से मिल जाएंगे, स्कॉलर से मिल जाएंगे, पर कौन पूछता है? हमें तो मोबाइल चाहिए सिर्फ गाना और वीडियो देखने के लिए।
तो इस मानसिकता को हम पेरेंट्स लोगों को भी समझना होगा और अपने बच्चों को अपने इतिहास की सही जानकारी देनी होगी। हमारी इतिहास जो है इतनी गौरवशाली इतिहास है कि आप पलट के जब देखेंगे तो अपने आप पे गर्व होगा। मुझे तो गर्व होता है जब भी कोई मेरे घर का पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है, मैं छुट्टी मांगता हूँ, मेरा प्रिंसिपल बोलता है कि आपको छुट्टी नहीं दे सकते क्योंकि बाकी लोग तो नहीं जा रहे। मैं कहता हूँ वो जाए या मत जाए मुझे नहीं पता, मैं तो जाऊंगा। क्यों जाओगे? इसलिए क्योंकि मेरा देवता मुझे बुला रहा है और नहीं जाऊंगा तो दिक्कत होगा। बोले दिक्कत किसको होगा? मतलब आपको होगा। क्यों होगा? मेरा देवता आप ही को पकड़ेगा क्योंकि आप जाने नहीं दे रहे हो। और उस समय आप मेरे को मत कहना, ठीक है? तो वो कहता है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारा छोटा भाई नहीं दे सकता क्या? तुम्हारा पूजा में कहा बिल्कुल नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि घर का सियान मैं, घर का बड़ा बेटा मैं हूँ। पिताजी के जाने के बाद पिताजी ने सुमरन करके मेरे देवता को मनवा लिया था कि देवता मेरा बड़ा बेटा जिंदा है, इससे सब कुछ करना जो तू मेरे से चाहता था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। झक मार के छुट्टी देनी पड़ी। सही में बोल रहा। मेरे कॉलेज में भी कहीं कोई प्रोग्राम होता है तो मैं बकायदा वहाँ जो धूप वगैरह अगरबत्ती रहता है ना, वो मैं खुद करता हूँ अपने हाथ से। कहा देखो मेरे को चुपचाप करने दो, कुछ बिगड़ेगा तो फिर तुम लोगों की बारी होगी। समझ रहे हैं? वहाँ कोई पंडित का मंत्र नहीं पढ़ता, वहाँ मैं मंत्र पढ़ता, है ना? तो कहने का मतलब है ये हमारी संस्कृति है। भैया जो चीज मेरे पिताजी ने मुझे दिया, क्या मैं एक बड़ा पद पाने के बाद उसे भूल जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप भूल रहे हो तो यहीं से आपका पतन शुरू होगा, यहीं से आपका नुकसान शुरू होगा। ये चीज बच्चों को सिखाना है। और जब तक ये चीजें बच्चे जानेंगे, मुझे ही लगता है कि अपने माँ बाप को वो भूलेंगे। आज हम लोग अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं इस नॉलेज को, इस अनुभव को। इसी कारण बच्चे दूसरे देवी देवताओं की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, कोई चर्च चला जाएगा, वहां माथा टेक के जाता है, गुरुद्वारा चला जाएगा, मजार चला जाएगा, जाने में कोई बुराई नहीं है। पर आप अपनी संस्कृति को अगर आप छोड़ रहे हो तो ये तो गलत बात, मत छोड़ने दीजिए। इसलिए क्योंकि आप जब पूरे कॉलम भरेंगे तो उस पूरे कॉलम में एक एक चीजों का पूरा जिक्र रहता है। आपके गोत्र व्यवस्था क्या है, आप किसको क्या मानते हो, कैसे मानते हो, कौन से त्योहार मानते हो, हर एक चीज की जानकारी अगर आपको बखूबी नहीं है तो कल जब इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? यही कि फलाना के अनुसार, ठिकाने के अनुसार। और जब खुद उस चीज के लिए आप खड़े हो तो आप अपने अनुसार नहीं बता सकते। बता सकते हो ना? तो ये चीजें आज जरूरी है। आज के इस आदिवासी दिवस पर हमारे जितने भी साथी हैं उन सबको आप घर में ये शिक्षा जरूर दें कि वो अपने घर की परंपरा, अपने रीति रिवाज, अपने संस्कार वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए एक वर्ग से दूसरे वर्ग में और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अंतरित करने का जरूर प्रयास करें। और युवाओं को आज हमें आगे लाना होगा, चाहे किसी भी समाज में। अगर युवा आगे आएंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज आगे की ओर जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि ये युवा भी हमारे बुजुर्गों की बात माने। अब बुजुर्ग लोगों को लोग आउट ऑफ डेट कह देते हैं, ये रिटायरमेंट हो गया। बुजुर्ग का अनुभव कभी रिटायर नहीं होता, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। तो जो उसके अंदर ज्ञान है उस ज्ञान को आप लीजिए तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने हमें बुलाया, मौका और भी मिलेगा क्योंकि बहुत सारे स्कूलों को, कॉलेजों को उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत मुझे गोद लेना होता है। मैं इसलिए भी आया था कि यहाँ के कुछ आसपास के गांव के बच्चे जहाँ अच्छे किसी न किसी खेलकूद में, कला में, साहित्य में, संस्कृति में अगर अच्छे हैं तो मैं ऐसी स्कूल को गोद लूंगा और उस स्कूल को मैं आर्थिक सहायता भी दूंगा, खेलकूद सामग्री भी दूंगा। साथ में समय आने पर जिला प्रशासन की तरफ से अगर कुछ होता है तो उसमें भी मैं आगे लाऊंगा। और अगर कोई सहायता अलग से मिलती है स्टेट लेवल पर तो उसके लिए भी प्रयास करूंगा। ये सोच के मैं इस क्षेत्र में आया हुआ था, मुझे अच्छा लगा। और इस कार्यक्रम को जिन्होंने संयोजन किया सभी ग्रामवासियों को, सभी यहाँ सगा बंधुओं को और जो जितने भी यहाँ सियान हैं सबको मेरा सादर प्रणाम, सेवा जोहार और बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जो आप लोगों ने मुझे मौका दिया। और भविष्य में मैं यहाँ जरूर आऊँगा और आप लोगों से आपके घर पे मिलूंगा इस आशा और विश्वास के साथ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय जय।